प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अनडिक्लेयर्ड जो युद्ध हुआ था, वो किस तरीके से उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। और वो सारे देश जिन्होंने भारत का समर्थन न करके पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान का समर्थन किया था, उनकी क्या हालत होगी, इस पर आज हम इस वीडियो के में बात करेंगे। और हम बात करेंगे भारत के कुछ नेताओं की, बॉलीवुड के एक्टर्स की, और हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से भारत के जो दुश्मन हैं वो धीरे धीरे इस युद्ध के बाद भारत के सामने आए और भारत को ये पता चल गया, ये बताते चले गए, ये बताकर चले गए कि भारत का असली दुश्मन आखिर है कौन। मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लेकर के आपके सामने आई हूँ। देश जो खुद आतंकवाद का शिकार अपने आप को बताता है, असल में वो किस तरीके से खुद आतंकवाद की जो फैक्ट्री है ना, उसको चलाता है, वो फैक्ट्री बना हुआ है। आज हम इसके बारे में भी जानेंगे कि हमारी जो सेना है उसने पीओके और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन थे, जो आतंकवादी कैंप्स थे, जो उनको चलाते थे, उनको कैसे टारगेट किया गया था बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में, और बालाकोट में हुए जो कई आतंकियों थे उनको ढेर किया गया। भारत ने ड्रोन्स की फुटेज तैयार की, फुटेज शेयर की, सैटेलाइट इमेजेस, और यहाँ तक कि इंटरसेप्टेड कॉल्स भी जारी किए, जिससे ये साफ हो गया कि ये सब ठिकाने सिर्फ आतंकवादी अड्डे नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी जो सेना है और आईएसआई के जो संरक्षण में चलने वाले बड़े बड़े जो सेंटर्स थे। पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि हमारे देश में आतंकवाद नहीं होता है, पाकिस्तान में आतंकी नहीं है। ये सब कुछ भारत का एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन उनके खुद के सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, खुद के सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और पाकिस्तान के खुद के लोग जो हैं ये वीडियोस वायरल कराने में लगे हुए हैं, जिसमें पीओके के अस्पताल में घायल आतंकियों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, उनका इलाज हो रहा है। मस्जिदों से अचानक से जनाजे निकलने लगे हैं और बालाकोट में तबाही की तस्वीरें वायरल होने लगी हैं। पाकिस्तान का झूठ उनके खुद के लोगों ने ही एक्सपोज कर दिया है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। FTF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान से फिर एक बार जवाब मांग लिया है और उन्होंने पूछा है कि ये आतंकियों की फंडिंग जो होती है ना, ये आखिर हो किस तरीके से रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने लोन का रिव्यू शुरू कर दिया है, कटोरा लेकर के गए थे, और कई यूरोपियन देश जो है ना वो पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर सीधे सीधे घेर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने 26 और देशों के साथ में मिल करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक डोजियर सबमिट किया है, जिसमें नाम, लोकेशन, कॉल लॉग्स, यहाँ तक कि बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ। अब इस ऑपरेशन सिंदूर से तो अगर मैं एक बात करूँ तो सिर्फ ये कि सेना का ये मिशन नहीं था, ये मिशन नहीं था, ये एक ऐसी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक थी जिसमें पाकिस्तान का झूठ, उसकी दोगली जो नीतियाँ हैं, और उसके आतंकवादियों का जो कारोबार उसने चला के रखे ना, फैक्ट्री, उसको पूरी दुनिया के सामने ला करके दिखा दिया है। और अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान आतंक का जननी है, निर्माता है, डायरेक्टर है। और वहीं पे अगर हम तुर्की जैसे देश की हम बात करते हैं तो उनकी सच्चाई भी भारत के सामने आ गई है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले में तुर्की में बनाए गए तमाम ऐसे वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। बैरक्टर TB2 और SS गार्ड सोनगर ड्रोन्स का भी यूज़ किया गया था। इतना ही नहीं बल्कि तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से भी ज़्यादा ड्रोन्स, 350 से भी ज़्यादा ड्रोन्स जो प्रोवाइड किए थे, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के साथ ये जो युद्ध हुआ था ना उसमें किया था। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयप, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात करके पाकिस्तान के प्रति अपनी एकजुटता भी व्यक्त की है, अपना सपोर्ट दिखाया है। भारत के हमलों को
उकसावे की कार्रवाई बताया है। अब अगर मैं टर्की की बात करूं तो जो उसका टूरिज़्म है ना, टूरिज़्म 2024 में अगर कैलकुलेट करके लंबा मोटा मोटा 3.3 लाख टूरिस्ट जा चुका था। वो सारे भारतीय थे। हर इंडियन ने लगभग 972 रुपीज़, यानी अगर आप इंडियन रुपीज़ में देखें तो 83,000 इतने रुपए खर्च किए। और इसका अगर आप टोटल करेंगे तो करीब 3,000 से 4,000 करोड़ का अमाउंट आएगा। यानी इतना योगदान भारत ने तुर्की की अर्थव्यवस्था में दिया है, उसको खड़ा किया है। लेकिन अब इसका जो फ़ायदा है तुर्की को और नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दुनिया में ये पता चल गया है कि अगर वो भारत के साथ पंगा लेगा तो उसका जो खामियाजा है ना, वो उसको तुरंत का तुरंत वहीं देन एंड देयर भुगतना पड़ेगा, उसको वहीं का वहीं वो मिल जाएगा। फिर चाहे वो मालदीव्स हो या फिर वो तुर्की हो। और जिस तरीके से हम लोगों ने ये देखा है कि कुछ समय पहले जो है भारतीयों ने मालदीव्स को अपना टिकट्स कैंसिल करवा लिए थे। और अगर आप अपने सोशल मीडिया पर देखते हैं, अगर हम अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपको हैशटैग मालदीव्स बॉयकॉट, मालदीव्स जैसे हैशटैग देखने को मिलते थे। अब ठीक उसी तरीके से टर्की को भारत बॉयकॉट कर रहा है। फिर चाहे आप टूरिज़्म की बात करें या फिर वहाँ के जो फ्रूट्स हैं प्रोडक्शन की हो, यानी जिस सामान पे ये लिखा हुआ है कि मेड इन टर्की, उसको भारत पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहा है, बॉयकॉट करेगा। लेकिन इस वॉर से भारत को ये भी तो पता चल गया है ना कि उसका जो असली दुश्मन है वो कौन है, जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो उसके लिए आगे चल के ख़तरनाक हो सकता है। तुर्की आगे चल के ख़तरनाक हो सकता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नाच गाने की जो बॉलीवुड है उन पे जाती हूँ। बॉलीवुड के एक्टर जिनका करियर, उनकी ऑडियंस हम हैं, हम भारतीय हैं, वो किस तरीके से इस पूरी मुद्दे पर फेविकोल पी करके चुप्पी साधे बैठे हैं। हम अगर उन एक्टर्स के बारे में बात करें जो भारत की जनता की वजह से मेट गोला तक पहुंच गए हैं। अब आप पाकिस्तान को देखेंगे तो शाहिद अफरीदी जैसे जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने सड़क पर अपनी रैलियां निकाली हैं, पाकिस्तानी आर्मी का समर्थन किया है और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों की और भारत की जो सेना है वो निंदा भारत की सेना की। वहीं पे भारत में ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स बैठे हुए हैं। फिर चाहे मैं शाहरुख खान की बात करूं, चाहे मैं सलमान खान की बात करूं, चाहे मैं आमिर खान की बात करूं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। एक ट्वीट इनकी तरफ से भारत के सपोर्ट में नहीं गया है। और जब जवान जैसी फिल्में आती हैं ना, हम सब लोग मिल कर के बैठ कर के देखते हैं, जवान जवान मूवी आई है और जोश आ जाता है हमको। और इसी वजह से हमारी जो ऑडियंस है ना, इस मूवी की वजह से इस ऑडियंस ने 700 करोड़ 800 करोड़ की कमाई इनको कराई है, इनका घर चलाया है। हम ऐसे मुद्दे पर जब बात करते हैं और जब देश के मुद्दे आते हैं तो किस तरीके से इन बड़े बड़े एक्टर्स की बोलतियाँ बंद हो जाती हैं। अमिताभ बच्चन भी हैं उसमें, मैं किसी और की बात भी क्या करूँ, अमिताभ बच्चन भी हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, वहीं पे हर्षवर्धन राणे हैं। इस तरीके के एक्टर्स भी हमारे भारत में हैं जो ये कहते हैं आई हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी अटैक ऑन माई नेशन, और माई नेशंस डिग्निटी। उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं, अगर उनकी बहुत ज़्यादा फिल्में मुझे याद भी नहीं है कि कोई आई हैं, क्योंकि मैंने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी है। और लेकिन एक फ़िल्म के बारे में मैंने सुना था कि वो सुपरहिट हुई थी, सनम तेरी कसम। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस थी, मारवा होकेन। मारवा ने ऑपरेशन सिंदूर को कायरता भरा ऑपरेशन बताया था, जिसके बाद हर्षवर्धन बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने फिल्म के सीक्वल जो सनम तेरी कसम पर जो सीक्वल बनने वाला था उसमें से मारवा होकेन को हटाने की मांग कर दी। ये भी हो सकता है कि इसके बाद जो है हर्षवर्धन का जो करियर है बॉलीवुड में ना चले, वो ख़त्म हो जाए, या तमाम जो और उनकी आने वाली बॉलीवुड फिल्में जो लाइंड अप थी, हो सकता है उनको ये ना मिलें। लेकिन उन्होंने ये एक बता दिया, किस तरीके से उन्होंने बता दिया कि देश को हम सर्वोपरि रखना चाहिए, देश नेशन फर्स्ट है। अगर मैं पॉलिटिशियंस की बात करूं तो ये पहली बार ऐसा
हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब देश में एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक स्वर में, हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक ही आवाज़ में कहा है इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी। फिर चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, फिर चाहे आप जो है असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लें, किसी की भी आप बात कर लें, सब एकजुट में, सब एक साथ, सब ने एक स्वर में कहा था कि भारत का उन्होंने साथ दिया है और ये भी कहा कि हम प्राउड है कि आई एम एन इंडियन, हम एक हिंदुस्तानी हैं। ये दिखाता है व्हाट इज़ न्यू इंडिया, नया भारत क्या है। इस युद्ध से, इस वॉर से भारत को ये भी पता चला कि किस तरीके से चाइना कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान के साथ में मिलकर। तो भारत का तो दुश्मन है ही, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना वो चाइना है। पाकिस्तान तो है ही, लेकिन चाइना उससे बड़ा दुश्मन है, जिसने पाकिस्तान को PL-15 एयर टू एयर मिसाइल दी, जिससे वो ज़्यादा रेंज तक एयर टू एयर इंगेजमेंट बना सके, और J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स दिए। इन दोनों फाइटर जेट्स J-10C और JF-17 का सामना इंडियन एयरफोर्स के रफाल, सुकोई, Su-30, MK-1 और तेजस विमानों से हुआ है। और चाइना इतने पर ही नहीं रुका है। चाइना ने HQ-9P ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को दिया, जो कि S-300 का चाइनीज़ वर्जन बताया जाता है। अब भारत को ये भी पता चल गया है कि भारत का असली दुश्मन है कौन आखिर में। लेकिन भारत की जो सेना है ना, जल, थल और वायु, वो इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि उसने डट कर इन सब लोगों का सामना किया और मुंह तोड़ जवाब दिया, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, इनको नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान का चेहरा, पाकिस्तान की जो असलियत है, पूरी दुनिया को दिखा दी। और भारत को ये भी पता चल गया कि भारत का असली दोस्त कौन है, भारत का असली बड़ा दुश्मन कौन है, वो कहाँ से आता है, कहाँ से आया है, और इतने ज़्यादा टेररिस्ट उपज कहाँ से रहे हैं, और इनको जो खाद पानी दे करके जो पेड़ बनाने का जो काम है ना, आखिर वो कौन सा देश कर रहा है। ये सब भारत के इस युद्ध से, जो अभी युद्ध हुआ है, जो रुका है, सीज़फायर नहीं हुआ है, उसी से पता चल रहा है। मैं एक जन को और भूल गई हूँ। मैं क्रिकेटर, मैंने शाहिद अफरीदी की मैंने बात किया था, तो मैं भूल गई थी कि हमारे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी तो हैं। उनका क्या, उन्होंने क्या बोला, उनको भी तो हमने सर माथे के ऊपर बिठा करके रखा हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी आखिर कब बोलेंगे, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।